साल था 1973। उस वक्त लोग ये मानने को तैयार थे कि सूरज पूर्व की जगह पश्चिम से उग सकता है, लेकिन राजेश खन्ना के कैरियर का सूरज ढल रहा है ऐसा वो मान नहीं सकते थे, क्योंकि ये कल्पना के परे था। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, सूरज जब भी अपने बिल्कुल पीक पर होता है उसके बाद उसका ढलान की ओर जाना निश्चित होता है। और सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना के साथ भी यही हुआ। हालांकि ऐसा नहीं था कि उनके साथ के दूसरे कोई स्टार्स थे वो उनके कैरियर ढलान की ओर नहीं गया था, उनके कैरियर भी ढलान की ओर थे, लेकिन उनका रीज़न अलग था। या तो उनकी उम्र बढ़ रही थी या फिर उनकी लोकप्रियता घट रही थी, और वो स्क्रीन से एकदम अचानक से गायब नहीं हो रहे थे। उनके गायब होने का धीरे धीरे सिलसिला जारी था। लेकिन राजेश खन्ना के साथ ऐसा नहीं था। राजेश खन्ना अचानक से बड़ी स्क्रीन से गायब होने लगे थे, क्योंकि उनके कैरियर का ग्राफ अचानक से डाउनफॉल की ओर चला गया था। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है एक बार में एक आसमान में दो सूरज नहीं उग सकते, और इस बार इस सूरज का नाम था अमिताभ बच्चन। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि एक दुबले पतले और लंबे से शरीर का इंसान सुपरस्टार राजेश खन्ना की जगह ले लेगा। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? अगर ये सब कुछ जानना है तो आपको वक्त से थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, साल 1969 की ओर। कैसे सुपरस्टार बने राजेश खन्ना को अमिताभ बच्चन ने अपने स्टारडम के नीचे फीका कर दिया और अचानक से उन्हें बड़े स्क्रीन से गायब ही कर दिया। इस साल यानी साल 1969, इस साल राजेश खन्ना की एक फिल्म रिलीज हुई थी, आराधना, जिसमें एक गाना था, मेरे सपनों की रानी कब आओगी। जब ओपन जीप में राजेश खन्ना इस गाने पर एक्टिंग करते हैं तो हर एक जवान लड़की जो सिनेमा की प्रेमी थी, जो सिनेमा देखती थी, उसे ऐसा लग रहा था कि राजेश खन्ना मानो उसी के लिए गा रहे हों। इस फिल्म के बाद रातों रात राजेश खन्ना सुपरस्टार तो नहीं बने, बल्कि एक फिनोमिनल बन गए। जहाँ जहाँ से उनकी गाड़ी गुजरती, लड़कियाँ वहाँ से धूल उठाकर अपनी मांगें भर लेती। लड़कियों ने उन्हें अपने खून से खत लिखना भी शुरू कर दिया था। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स अपने फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लेकर उनके घर के बाहर लाइनों में खड़े होने लग गए, और अलग अलग मैगजीन्स के एडिटर्स उनके लिए अलग अलग खिताब के बारे में सोचने लगे, कौन सा खिताब इनको दिलाना चाहिए। और ठीक इसी साल अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी, सात हिंदुस्तानी। उस फिल्म में एक लंबा पतला सा शख्स, जिसका सपाट चेहरा और वही पुरानी कदकाठी में, जिसे लोगों ने नोटिस तक नहीं किया था। साधारण से रोल में अमिताभ बच्चन कुछ खास नहीं जचे, क्योंकि इंडस्ट्री में किसी ने भी उनके इस रोल को बिल्कुल भी नोटिस ही नहीं किया था। फर्क साफ था, क्योंकि अमिताभ बच्चन सिफारिश की चिट्ठी लेकर इंडस्ट्री में आए थे, और राजेश खन्ना एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट जीतकर इंडस्ट्री में हीरो बनकर आए थे। एक ज़माने में राज कपूर साहब ने सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में कहा था कि स्टार तो बहुत से आए और गए, लेकिन राजेश खन्ना वो सुपरस्टार नहीं है। राजेश खन्ना तो एक टैक्सी की तरह है, जिसका मीटर डाउन करो और हिट फिल्म चालू हो जाती है। उस वक्त जब राजेश खन्ना का स्टारडम अपने चरम पर था, उस वक्त एक हीरो के पास में 4 से 5 फिल्में होना आम बात थी। लेकिन राजेश खन्ना के बारे में कुछ अलग ही था। वो जिस भी प्रोजेक्ट पर हाथ रख देते थे, वो प्रोजेक्ट सोना बन जाता था। साल 1969 से लेकर साल 1971 तक, इस बीच उन्होंने लगातार 17 सुपरहिट फिल्में दी थीं। ये अपने आप में आज भी रिकॉर्ड है और किसी ने तोड़ नहीं पाया है। जी हाँ, लगातार 17 सुपरहिट फिल्में, आज तक किसी भी स्टार ने इस रिकॉर्ड को टच भी नहीं कर पाया है। राजेश खन्ना की अदायगी, उनके अभिनय और उनकी एक्टिंग का जादू लोगों के सर पर इस तरह से चढ़कर बोलता था कि वो सिर्फ सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि हर एक माँ के बेटे थे, हर एक बहन के भाई, और हर एक उस जवान लड़की के सपनों के राजकुमार जो उनको फिल्मों में देखती थीं। और इसी दौर में एक अभिनेता और था जो अपने पहचान बनाने के लिए लगातार इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहा था। आज उसे लोग सदी का महानायक के नाम से जानते हैं, लेकिन उस वक्त लोग अमिताभ बच्चन के नाम पर हंसी बनाते थे। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर तो अनलकी लंबू कहकर उन्हें चिढ़ाया करते थे। वहीं जब अमिताभ बच्चन अपना नाम बनाने के लिए इंडस्ट्री में लगातार संघर्ष कर रहे थे, उन्हीं दिनों राजेश खन्ना इंडस्ट्री में भगवान की तरह उभर कर बाहर आ रहे थे। लोग राजेश खन्ना पर तंज कसना तो दूर की बात, उनकी आलोचना सुनना तक पसंद नहीं करते थे। जहाँ एक वक्त पर राजेश खन्ना से पहले के जो स्टार्स थे, उनके पास में फिल्म मेकर्स की पहले लाइनें लगी रहती थीं, लेकिन राजेश खन्ना के आने के बाद अब वो ही सारे मेकर्स और प्रोड्यूसर्स राजेश खन्ना के पास अपनी स्क्रिप्ट लिए लाइनें लगाकर खड़े रहते थे।
क्योंकि राजेश खन्ना के नाम का सूरज अब आसमान में चढ़ चुका था, अपने चरम पर था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब भी सूरज अपने चरम पर होता है उसके बाद उसकी गिरावट बहुत ही नज़दीक होती है। सेम ऐसा ही राजेश खन्ना साहब के साथ हुआ। साल 1973 आते आते पूरा माहौल बदल चुका था, हवाओं ने रुख बदल लिया था। ऑडियंस को अब वो फिल्में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जिसमें हीरो फूलों के बगीचे में बैठकर गाए, गुनगुनाए और रोमांस करे। अब ऑडियंस को वो फिल्में देखनी थी जिसमें हीरो सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर, गिलेबान पकड़कर उससे सवाल करना जानता हो, उसके अंदर गुस्सा फूटता हो। उस समय की ऑडियंस हीरो में गुस्सा देखना चाहती थी और उस गुस्से को कलम दी सलीम और जावेद ने, और उस गुस्से में जान फूंकी अमिताभ बच्चन ने। तो साल 1973 में राजेश खन्ना की फिल्में आईं, नमक हराम, आपकी कसम, प्रेम नगर और अजनबी। राजेश खन्ना की फिल्में अभी भी सुपरहिट हो रही थीं। दोस्तों दूसरी ओर लगातार 11 फ्लॉप फिल्मों का भार लिए अमिताभ बच्चन की फिल्म आती है जंजीर। इंस्पेक्टर विजय खन्ना की एक लात ने शेर खान की कुर्सी को ही नहीं गिराया, बल्कि रोमांस की दुनिया और रोमांटिक किंग बने राजेश खन्ना की उस सल्तनत को भी हिला दिया जो कि कई वर्षों से उन्होंने स्थापित करके खड़ी की हुई थी। और फिर वो वक्त आया जब उस दौर का सबसे कड़वा अध्याय लिखा गया। फिल्म थी नमक हराम, जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों एक साथ काम करने वाले थे। राजेश खन्ना को पहले से ही पता था कि फिल्म में जो किरदार क्लाइमैक्स में मर जाते हैं उन्हें जनता का अलग से प्यार और सिंपैथी मिल जाती है, और इसीलिए उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऋषिकेश मुखर्जी से कहकर फिल्म में अपने लिए क्लाइमैक्स में डेथ सीन ऐड करा लिया। हालांकि ये वाली बात अमिताभ बच्चन को शूटिंग के अंतिम दिन तक मालूम नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंज किया गया है और लास्ट में राजेश खन्ना के किरदार को मार दिया जाता है, तो इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध हुए, अंदर से टूट गए। हालांकि बाद में राजेश खन्ना ने खुद माना कि फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंजेस उनके कहने पर ही किए गए थे। इंडस्ट्री में अपना नाम जमाने के लिए संघर्ष कर रहे अमिताभ बच्चन इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ हुए थे। हालांकि जब फिल्म का फाइनल प्रीव्यू देखकर जब लोग थिएटर से बाहर आ रहे थे, उस समय राजेश खन्ना को समझ आ गया था कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन अब खिसकने वाली है, क्योंकि इंडस्ट्री को अब एक नया सुपरस्टार मिलने वाला है। इसका रीज़न था कि फिल्म का रिव्यू देखने के बाद जो भी बाहर निकल रहे थे वो राजेश खन्ना के किरदार का बलिदान को न देखकर एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन की गुस्सा का जिक्र ज़्यादा किया जा रहा था। ये इंडस्ट्री के लिए एक नया प्रयोग था, एक प्रयोगशाला की तरह था, और जब फिल्म रिलीज हुई तो वास्तव में इसने काम भी किया। राजेश खन्ना के काम से ज़्यादा अमिताभ बच्चन के काम को सराहना मिली और अमिताभ बच्चन को इससे एक प्रसिद्धि मिलना चालू हो गई। अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर रिलीज हो चुकी थी और उसने भले ही राजेश खन्ना को एक क्षति पहुंचाई थी, लेकिन राजेश खन्ना का मानना था कि उनकी पोजीशन को कोई भी कभी भी नहीं छू सकता और अमिताभ बच्चन जैसे छोटे मोटे स्टार्स आते जाते रहते हैं, ये उनका घमंड था। 1974 और 75 में अमिताभ बच्चन ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत कर ली, क्योंकि जहाँ राजेश खन्ना अपनी फिल्म प्रेम कहानी लेकर आए तो अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार आई, जिसने कि अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। और उसके बाद 1975 में फिल्म शोले ने तो अमिताभ बच्चन को एक इंडस्ट्री का स्थापित सितारा ही बना दिया था। दरअसल राजेश खन्ना का रोमांस अब अमिताभ बच्चन के आक्रोश के आगे बिल्कुल फीका पड़ चुका था। ये बात राजेश खन्ना भी जान चुके थे कि उनके पैरों के नीचे से अब ज़मीन खिसक चुकी है, और इस खिसकती ज़मीन को बचाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन प्रयास भी किया। ऐसा नहीं था कि उनकी एक्टिंग कमज़ोर पड़ी थी, उनकी एक्टिंग और अभिनय में अभी भी जादू था, जिसकी वजह से उनकी फिल्म रोटी एक बड़ी हिट साबित हुई थी। लेकिन अमिताभ बच्चन की दीवार एक ऐसी कील बन गई जिसने राजेश खन्ना के रोमांस के ताबूत में एक अंतिम कील ठोंक दी। उसके बाद राजेश खन्ना का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। तो आपको फिल्म दीवार का वो वाला सीन तो याद ही होगा जिसमें अमिताभ बच्चन मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे कहते हैं कि आज तू खुश तो बहुत होगा। इस सीन ने राजेश खन्ना के सैकड़ों रोमांस सीन को धुंधला कर दिया था। 1975 में अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के स्टार नहीं बल्कि एक आंधी की तरह आए, और आंधी में उनके समकक्ष जो भी स्टार थे उनके जो स्टारडम था वो लगभग ढह गया था, सबके स्टारडम हिल गए थे। तो फिर वो साल आया जब अमिताभ बच्चन ने पूरे बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा कर लिया था। ये साल था 1978 और इस साल को वन मैन इंडस्ट्री कहा जाता है।
दोस्तों इस साल भी राजेश खन्ना की कई सारी फिल्में आई, जैसे भोला। ऐसे ज़्यादातर फिल्मों के नाम तो हमें से किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उनकी फिल्में कब आईं और कब चली गईं उन पर लोगों का अब ध्यान जाना ही बंद हो गया था, क्योंकि उनके सामने अमिताभ बच्चन की बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थीं, जैसे गंगा की सौगंध, त्रिशूल, कसमें वादे, सिकंदर का सिकंदर। इस बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन की टॉप 5 फिल्में थीं, जिन्होंने कलेक्शन के मामले में बहुत सारे रिकॉर्ड बना दिए थे, और राजेश खन्ना की कोई भी बड़ी फिल्म इस साल हिट ही नहीं हो पाई। इसके अलावा अंतर साफ दिखाई देता था कि राजेश खन्ना की फिल्में छोटे छोटे शहरों के थिएटर्स में रिलीज की जाती थीं, वहीं अमिताभ बच्चन की फिल्मों की टिकट्स ब्लैक में बेची जा रही थी, क्योंकि उनका नाम इतना बढ़ चुका था कि लोग उनके नाम से फिल्में देखने जाने लग गए थे। वहीं फ़र्क साफ था, डॉन के डायलॉग बच्चे बच्चे के मुंह पर थे। इसके अलावा मुकद्दर का सिकंदर ने उस साल सबसे ज़्यादा कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। कभी सलीम और जावेद राजेश खन्ना के लिए हाथी मेरे साथी जैसी फिल्में लिखा करते थे। अब वे भी पूरी तरह से अमिताभ बच्चन के खेमे में आ गए थे और उनके लिए फिल्में लिख रहे थे। एक समय पर अनलकी लंबू कहकर जो लोग चिढ़ाया करते थे, मजाक बनाया करते थे, अब उन सब का भरोसा अमिताभ बच्चन में ही था। वो सब लोग पाला बदल कर अमिताभ बच्चन की ओर ही आ गए थे और उन्हीं के लिए काम भी कर रहे थे। साल 1978 बीत गया, उसके बाद आता है 1979। उस साल राजेश खन्ना की फिल्म आई थी अमरदीप, और वो थोड़ी ठीक ठाक हिट भी हुई। लोगों को लगा कि अब शेर कमबैक करेगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये दीपक बुझने से पहले की फड़फड़ाहट थी, क्योंकि इसी साल अमिताभ बच्चन की भी नटवरलाल, कालिया, पत्थर और सुहाग जैसी बड़ी फिल्में लेकर आए, जिसकी वजह से राजेश खन्ना का रहा बचा स्टारडम बिल्कुल ध्वस्त हो गया। अमिताभ बच्चन का स्टारडम उस ऊंचाई पर पहुंच चुका था जहां पर लोगों का पहुंचना तो दूर, वहां तक नज़र भी नहीं जा रही थी। राजेश खन्ना के पतन का कारण केवल अमिताभ बच्चन का उदय नहीं था, बल्कि उनकी अपनी खराब आदतें भी थीं। पार्टियां सुबह के 6 बजे तक चलती थीं और फिल्म पर लगभग 6-6, 7-7 घंटे लेट तक पहुंचना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक ड्रॉबैक साबित हुआ था। उस समय राजेश खन्ना का मानना था कि ऊपर आका और नीचे काका, बस 2 ही लोग हैं, बाकी सब तो अहरे गहरे हैं। और वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन टाइम के बिल्कुल पक्के और पंचुअल थे। वो सेट पर समय से पहले पहुंच जाते थे और तैयारी के साथ अपने सीन की तैयारी करते थे, कि आज तक फिल्म इंडस्ट्री में एक मिसाल बनी हुई है, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन आज भी उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं और पूरे पंचुअलिटी के साथ सेट पर वक्त से पहले पहुंच जाया करते हैं। साल आता है 1980, जो कि एक दशक का अंत और नए युग की शुरुआत था। अब राजेश खन्ना को समझ आ चुका था कि वे अब सुपरस्टार नहीं रहे, या फिर यूं कहें कि वे सच से रूबरू हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनके पाले में वो फिल्में नहीं आने वाली जो पहले आया करती थी, इसलिए उन्होंने अब हर तरह की फिल्में करना शुरू कर दिया था। 1980 में भी उनकी कई सारी फिल्में आईं, हालांकि बहुत ज़्यादा उनकी फिल्में इस साल भी चली नहीं। राजेश खन्ना की फिल्में आई थीं थोड़ी सी बेवफाई, फिर वही रात, आंचल, दर्द और कुदरत। लेकिन ये फिल्में आई ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा चली नहीं। लोगों ने इन फिल्मों को बहुत ज़्यादा अब महत्व तो नहीं दिया। उनका स्टारडम जा चुका था। अब लोगों की नज़रों से राजेश खन्ना उतर चुके थे, क्योंकि अब इंडस्ट्री में एक ही नाम छाया हुआ था और वो था अमिताभ बच्चन। 1980 में भी अमिताभ बच्चन की कई बड़ी सुपरहिट फिल्में आईं, जैसे 2 और 2, 5, राम बलराम, आन और ताना, और ये बॉलीवुड की बड़ी हिट फिल्में साबित हुई थीं। फिल्मों के साथ ही अमिताभ बच्चन अनकंडीशनल बॉलीवुड के शहंशाह बन चुके थे। तो राजेश खन्ना बॉलीवुड में एक हवा के झोंके की तरह आए थे। उनकी अदायगी में एक अलग ही तरह का रोमांस था, जिसने करोड़ों दर्शकों के दिलों को धड़कने के लिए मजबूर कर दिया था। फिल्में बाद के सालों में कमज़ोर पड़ गए और अपनी ही परछाई बनकर रह गए। 2012 में 69 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए और अपने पीछे छोड़ गए लेजेंडरी सुपरस्टारडम की एक विरासत। दोस्तों आज भी जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो राजेश खन्ना जैसा स्टारडम किसी का भी देखने को नहीं मिलता। अमिताभ बच्चन जैसा लंबी रेस का घोड़ा कोई भी नहीं दौड़ा, क्योंकि आज भी अमिताभ बच्चन शिखर की उसी सीढ़ी पर खड़े हुए हैं जिस सीढ़ी पर वो राजेश खन्ना के सामने खड़े हुए थे। इसका रीज़न है कि क्यों वो समय को लेकर आज भी पंचुअल हैं और समय को वो उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी कि समय उन्हें देता है। जबकि राजेश खन्ना के केस में ऐसा नहीं था। राजेश खन्ना को काफ़ी ज़्यादा घमंड हो गया था। उन्हें ऐसा लगता था कि सब कुछ मैं ही हूँ, और यही रीज़न था कि वक्त ने एक समय उन्हें
ठुकरा दिया था। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच कुर्सी की जंग बॉलीवुड की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है।